जय श्री राम, जय गुरुदेव। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है या ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं जन्म कुंडली में जिनके कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं या हम चाहे कितनी भी अच्छे से जन्म कुंडली मैच मेकिंग करवा लेते हैं, हमारे मतलब 36 में से आप सोचिए कि 35 गुण भी मिल रहे हैं, 36 में से 29 गुण भी मिल रहे हैं, तब भी डाइवोर्स जैसी स्थितियां आ रही हैं पार्टनर्स के बीच में। या ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिनमें पार्टनर्स या स्पाउस एक दूसरे के लिए मेजर डिसीजन ले लेते हैं या मेजर स्टेप्स ले लेते हैं, जो बहुत ही बाद में जाके इन लोगों के लिए बहुत ही टेंशन वाली स्थितियां पैदा कर देता है। या अगर आपकी मैरिज होने वाली है तो आप ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो अपने स्पाउस की जन्म कुंडली में देख सकते हैं और उससे पहले ही बच सकते हैं मेजर प्रॉब्लम्स से। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आज अगर हम न्यूज़पेपर उठाते हैं या ज्यादा से ज्यादा जब भी न्यूज देखते हैं तो मेजर प्रॉब्लम्स यही आ रही है कि जैसे कि अभी राजा रघुवंशी वाला केस हुआ था, या मर्डर केसेस हो जाते हैं स्पाउस के बीच में, या बहुत जो मेजर इश्यूज अभी आ रहे हैं वो आ रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के, कि ऐसे कौन से जन्म कुंडली में योग होते हैं या ऐसे कौन से जन्म कुंडली में कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिनके कारण ये मेजर स्टेप्स उठा लिए जाते हैं। तो वो ही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से मेजर कॉम्बिनेशंस हैं जिन्हें हमें बच के रहना चाहिए। यदि आपकी मैरिज होने वाली है तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो आप अपने स्पाउस की जन्म कुंडली में चेक कर सकते हैं, या ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिनकी वजह से मेजर डिवोर्स केसेस बनते चले जा रहे हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में यही कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे जो पूरा का पूरा मैरिज लाइफ के ऊपर बेस्ड रहेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोस आपको बैक टू बैक अवेलेबल हो सके। भक्ति की आरजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रश्मि दादी और मैं बाय प्रोफेशन की एस्ट्रोलॉजर हूं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन है जो हमें जरूर देखने चाहिए अपने स्पाउस की जन्म कुंडली में। तो अब बात करते हैं सबसे पहले प्लैनेट यानी शनि के बारे में, कि शनि किस तरीके से काम करता है डाइवोर्स जैसी स्थितियां उत्पन्न करने के लिए, या डाइवोर्स जैसी परिस्थितियां कैसे पैदा करते हैं। शनि यदि आपकी जन्म कुंडली में पहले हाउस यानी फर्स्ट हाउस या फिफ्थ हाउस या सेवेंथ हाउस या 10th हाउस में बैठा है, और वो भी रेट्रोग्रेड होके बैठा है। रेट्रोग्रेड मतलब आप अपनी जर्नी में खुद चेक कर लेंगे कि रेट्रोग्रेड यानी शनि के पास स्टार का चिन्ह बने रहेगा, स्टार का साइन बना रहेगा, तो वो शनि रेट्रोग्रेड होने का चिन्ह माना जाता है यानी सिंबल माना जाता है। अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में रेट्रोग्रेड होके 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है तो ये बहुत मेजर हाई चांसेस बना देता है कि वो डाइवोर्स जैसी स्थिति आ सकती है आपकी जन्म कुंडली में। लेकिन डाइवोर्स कैसे बचेगा? यदि सॉफ्ट प्लैनेट यानी कि गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि यदि 7th हाउस पर पड़ रही है तो ये प्रॉब्लम्स तो जरूर आएंगी, लेकिन अंत में डाइवोर्स नहीं होगा। यदि गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो बहुत हाई चांसेस हैं ऐसे में डाइवोर्स जैसी स्थिति के। और सेकंड कॉम्बिनेशन आता है जन्म कुंडली में कि 7th हाउस में राहु बैठा हो, 7th हाउस में केतु बैठा हो। 7th हाउस में राहु या केतु दोनों में से कोई ग्रह बैठा हो तो ये काफी है अपने आप में डाइवोर्स करवाने की। अगर 7th हाउस में राहु बैठा रहता है तो 40% चांसेस वो खुद ही बना देता है कि आपको डाइवोर्स जैसी स्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा। यदि अच्छे ग्रह यानी बेनिफिक ग्रह का उस पर एस्पेक्ट नहीं है यानी गुरु ग्रह की दृष्टि नहीं है तो काफी हद तक चांसेस बन जाते हैं डाइवोर्स जैसे। और यदि 7th हाउस पर मेलेफिक ग्रहों की दृष्टि पड़ती चली जा रही है तो भी ये काफी है अपने आप में डाइवोर्स करवाने का। ये अपने जब भी राहु 7th हाउस में बैठता है तो ये पार्टनर में ऑब्सेशन पैदा कर देता है, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब 7th हाउस में राहु बैठता है तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी करवा देता है। और दूसरा सबसे मेजर कॉम्बिनेशन है कि केतु यदि 7th हाउस में बैठा होता है तो भी ये बहुत हद तक डाइवोर्स करवाने के लिए अकेला ग्रह ही काफी है। यदि बस इसके साथ शर्त केवल एक ही है कि यदि 7th हाउस में केतु है तो आपका पार्टनर यदि स्पिरिचुअल नहीं हुआ तो वो बहुत हाई चांसेस बना देगा कि आप उससे डिटैच्ड हो जाएंगे और आप अलग होकर डाइवोर्स ले लेंगे। और यदि किसी केसेस में ऐसा हुआ कि वो डाइवोर्स नहीं हो रहा तो वो आपको फिजिकल रूप से अलग कर देगा या आपको मेंटल रूप से अलग कर देगा, या आप लोग अलग अलग रहने लग जाओगे। तो वो क्योंकि केतु ही एक ऐसा प्लैनेट है जो डिटैच्ड कर देता है, वो जिस हाउस में जिस जगह बैठता है उस जगह की चीजों से आपको डिटैच कर देता है। यदि वो आपके स्पाउस के घर में बैठा है तो वो आपको आपके स्पाउस से डिटैच करके रखेगा, चाहे वो मेंटली रूप से हो चाहे फिजिकल रूप से हो। यदि आप साथ रह रहे हैं तो वो अकेला ही काफी है डाइवोर्स करवाने के लिए। और तीसरा सबसे मेजर कॉम्बिनेशन होता है यदि आपकी जन्म कुंडली में वीनस और राहु यानी शुक्र और राहु किसी भी घर में एक साथ कॉम्बिनेशन बनाकर बैठे हुए हैं तो वो काफी हाई चांसेस होते हैं कि आप या आपका पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाएगा ही जाएगा। आप चाहे क्लियर रूप से मना कर दे कि नहीं ऐसा नहीं है, हो सकता है आपके सामने ना आए, हो सकता है आपके सामने बहुत टाइम बाद आए, लेकिन ऐसा चांसेस बहुत हाई लेवल पर होते हैं जहां वीनस और राहु एक साथ कॉम्बिनेशन में हो तो वहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता ही होता है।
और यदि वीनस और राहु यानी कि शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन आपकी जन्म कुंडली के किसी भी घर में बना हुआ है तो आपका या आपके स्पाउस का देयर इज अ वेरी हाई चांसेस ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो इसलिए यदि वीनस राहु का कॉम्बिनेशन यदि आपके स्पाउस की जन्म कुंडली में है तो आपको थोड़ी सतर्कता रखनी जरूरी है। और यदि ये कॉम्बिनेशन आपकी खुद की जन्म कुंडली में है तो भी आपको इस कॉम्बिनेशन से सतर्क रहना चाहिए, नहीं तो आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली जाएंगी। और दूसरा सबसे मेजर कॉम्बिनेशन आता है वीनस और मरकरी का कॉम्बिनेशन, यानी शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन। शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी घर में एक साथ बना हुआ है, देयर इज ए हाई चांसेस कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाएंगे ही जाएंगे। और नॉट अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं, शादी से पहले भी आपके काफी अफेयर्स रह चुके होंगे। और एक कॉम्बिनेशन बनता है जन्म कुंडली में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए, वो होता है वीनस और केतु, यानी कि शुक्र प्लस केतु। शुक्र और केतु आपकी जन्म कुंडली के 12 भाव में से किसी भी एक भाव में बैठे हुआ है एक साथ होके, तो ये भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवाने के लिए काफी है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है, यदि ये स्पिरिचुअल है व्यक्ति, क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी का भी कारक है, यदि ये व्यक्ति स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक पर्सन है, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है, तो इसकी जन्म कुंडली में ये कॉम्बिनेशन एक्टिव नहीं होगा। और यदि ये पूजा पाठ आध्यात्मिक पर्सन नहीं है तो उसकी जन्म कुंडली में ये कॉम्बिनेशन एक्टिव जरूर होगा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवा देगा। क्योंकि केतु और शुक्र ये दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत हाई एनर्जी बनती है। यदि ये कॉम्बिनेशन अध्यात्म की ओर नहीं जाता या स्पिरिचुअलिटी की ओर नहीं जाता तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ आपको ले जाएगी। तो यदि आपके स्पाउस की या आपकी जन्म कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो स्पिरिचुअलिटी ही या आध्यात्मिक होना या पूजा पाठ ज्यादा करना ही एक उपाय है इस चीज से बचने का। और एक और बहुत ही मेजर कॉम्बिनेशन बनता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करवाने के लिए कि वीनस और मंगल, यानी वीनस और मार्स का कॉम्बिनेशन, शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन यदि आपके 12 घरों में से किसी भी एक घर में बैठा हुआ है तो ये बहुत बहुत हाई चांसेस है कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ही होगा। क्योंकि शुक्र ऑलरेडी हाई एनर्जी है, सेक्सुअल एनर्जी है, और उसको मंगल जब कंजंक्शन में आता है तो इस एनर्जी को बढ़ा देता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आफ्टर मैरिज ही एक्स्ट्रा मैरिटल हो, उस शादी से पहले भी आपके मल्टीपल रिलेशनशिप रह सकते हैं और शादी के बाद भी मल्टीपल रिलेशनशिप में आप एक्टिव हो सकते हैं। और उसके और जिनकी जन्म कुंडली में मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन होता है, देयर इज ए हाई चांसेस कि ये लोग लव मैरिज ही करते हैं और देयर इज ए हाई चांसेस कि इनकी लव मैरिज होती भी है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है जब ये लव मैरिज कर लेते हैं तो इनकी ये फर्स्ट मैरिज चलती नहीं है, फिर जब ये सेकंड मैरिज करते हैं तब जाके इनकी मैरिज अच्छे से चल पाती है। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत मेजर कॉम्बिनेशन है एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ ढकेलने वाला, वीनस और मार्स। यदि आपके स्पाउस या आपकी जन्म कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है तो आपको इस कॉम्बिनेशन से काफी सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो इसलिए ज्योतिष में ये सजेशन दिया जाता है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आपको लव मैरिज नहीं करनी चाहिए, आपको अरेंज मैरिज में ही जाना चाहिए। आपको आपकी अरेंज मैरिज ही सक्सेसफुल मैरिज बन पाएगी। और यदि वीनस और मंगल का कॉम्बिनेशन आपकी जन्म कुंडली में है और आपकी शादी अच्छी चल रही है, उसमें डिवोर्स जैसी स्थितियां नहीं है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें कि मैं इस रीजन जरूर दूंगी कि आपकी शादी अच्छी क्यों चल रही है, ऐसा कौन सा रीजन है, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है आपकी जन्म कुंडली में जिसकी वजह से आपकी शादी अच्छी चल रही है। और एक कॉम्बिनेशन और है, यानी कि यदि आपकी जन्म कुंडली में 7th हाउस में सन अकेला यानी सूर्य अकेला बैठा हुआ है, सूर्यदेव अकेले बैठे हुए हैं, तो भी ये काफी हाई चांसेस बना देते हैं कि आपकी और आपके स्पाउस के बीच कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाएगी और ये कई बार 50% केसेस में डिवोर्स भी करवा देते हैं। इसी के साथ एक और कॉम्बिनेशन बनता है जो मैरिड लाइफ पूरी तरीके से डिस्टर्ब करके रखता है या अच्छी नहीं चलने देता या डिवोर्स जैसी स्थितियां पैदा करता है। तो वो कॉम्बिनेशन है जब राहु 5th हाउस में बैठा होता है या राहु 5th राशि यानी सूर्य की राशि में राहु बैठा होता है, तब भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसमें लाल किताब के अनुसार एक बहुत प्यारी रेमेडी दी गई है कि आप अपने पार्टनर से ही दोबारा शादी कर लीजिए, क्योंकि ये 2 शादियों का योग बनाता है। तो इसलिए आप अपने पार्टनर से जब दोबारा से दूसरी बार शादी कर लेंगे तो वो योग अपने आप खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ साथ एक कॉम्बिनेशन और बैठता है, यदि 7th हाउस का लॉर्ड, यानी 7th हाउस होता है हमारे स्पाउस यानी हमारे पार्टनर का हाउस, उसका लॉर्ड उसमें जो राशि बैठी रहती है उसका लॉर्ड यदि 6th हाउस में बैठ जाए या 8th हाउस में बैठ जाए, यदि 6th या 8th में बैठ जाता है 7th हाउस का लॉर्ड, तो भी ये मैरिज लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है और समटाइम डिवोर्स जैसी स्थितियां भी पैदा कर देता है। और इसके बाद मैं एक चीज मेजरली डिस्कस करूंगी कि जब भी हम लग्न कुंडली यानी लग्न की कुंडली देखते हैं उसके साथ साथ हम नवमांश यानी D9 चार्ट भी देखते हैं मैरिज लाइफ के लिए।
अब मैंने इतने सारे जो कॉम्बिनेशंस आपको बताए हैं, तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लग्न चार्ट में ये कॉम्बिनेशंस हों और उनकी लाइफ अच्छी चल रही हो। जैसे कि अगर 7th हाउस में सन बैठा हुआ है, तो मैंने बोला कि आपकी मैरिज लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आ जाएगा और आपकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चलेंगी। और यदि आपकी 7th हाउस में सन बैठा है और आप देखेंगे कि हम मेरी मैरिज लाइफ तो अच्छी चल रही है, तो इसके कंफर्मेशन के लिए एक बार हमें D9 चार्ट भी कंफर्म कर देता है। यदि D9 चार्ट में भी सन 7th हाउस में ही बैठा हुआ है, तो ये 2 जगह से कंफर्म हो चुका है कि ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी ही आएंगी। और यदि लग्न चार्ट में ये कॉम्बिनेशन, सारे कॉम्बिनेशन में से कोई कॉम्बिनेशन आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है और आपका D9 चार्ट यदि स्ट्रांग है, गुरु की दृष्टि 7th हाउस को प्रोटेक्ट करके रख रखा है, तो ये समस्या कुछ समय के लिए आपके जीवन में आएंगी, लेकिन डाइवोर्स जैसी स्थितियां पैदा नहीं करेंगी। तो इसलिए जब भी हम लग्न कुंडली से कोई प्रिडिक्शन करेंगे, तो उसके साथ साथ हमें D9 नवमांश चार्ट भी एनालिसिस करके देखना ही पड़ेगा। और जितने भी कॉम्बिनेशन आपको आज मैंने इस वीडियो में बताए हैं, वो डराने के लिए बिल्कुल नहीं बताए हैं। दिस इज अ इंफॉर्मेटिव वीडियो। ये इन्फॉर्मेशन के लिए है कि यदि आपके स्पाउस या आपकी जन्म कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो उनकी रेमेडीज जरूर कीजिए और उनसे आप बचाव रखिए। और सबसे अच्छी रेमेडी इन सब चीजों की है कि आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कीजिए, आप आध्यात्मिकता को फॉलो कीजिए। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु 7th हाउस पर एस्पेक्ट यानी दृष्टि डाल देता है, तो आपकी मैरिज लाइफ अच्छी चलती है। और गुरु ही एक ऐसा प्लैनेट है जो आध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है। तो यदि गुरु की एस्पेक्ट यानी गुरु की दृष्टि आपके 7th हाउस पर नहीं पड़ रही है, तो आप खुद से ही स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, खुद से ही आध्यात्मिक हो जाइए, खुद से ही थोड़ा बहुत पूजा पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपका गुरु अपने आप से ही एक्टिव हो जाएगा और वो आपके लाइफ में या आपकी जन्म कुंडली में जितने भी नेगेटिव ट्रेड्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर लेगा। इसलिए ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी का काम ही यही है कि ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है, आपको रेमेडी प्रोवाइड करवाता है कि माना कि अगर 2027 या 28 में आपको हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं, तो आप अभी से अपनी डाइट अच्छी करके चलिए कि 2027-28 में आपको जो मेजर हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं वो बहुत लाइट हेल्थ इश्यूज आकर चले जाएं, यदि आपकी डाइट अभी से सही होगी, क्योंकि ये आपको इन्फॉर्मेशन पहले मिल चुकी है। तो इसे आप एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो की तरह लीजिए। आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस जो बेस्ड हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हनुमान जी की भक्ति पर, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।